ऑल को नमस्कार। रिवीजन के क्रम में अगला अपना चैप्टर है 9वां, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति। एग्जाम के अंदर ये 6 नंबर का पार्ट है और 6 नंबर में आपको 2 1-1 नंबर वाले प्रश्न मिलेंगे, एक अति लघुतरात्मक मिलेगा और उसके बाद में 2 प्रश्न आपको 1.5 नंबर के मिलेंगे। तो 2 प्रश्न यहाँ पर आपको 1.5 नंबर वाले मिलने वाले हैं और ये 3 प्रश्न हो गए, एक अति लघुतरात्मक और 2 ये वस्तुनिष्ठ। अब 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं तो एक मान के चलिएगा कि यहाँ से रिक्त स्थान दे सकता है अगला। तो इस पार्ट में एक एक लाइन ढंग से पढ़ना, खाली स्थान क्या पता कहाँ से दे देंगे, ऐसा संभावना है यहाँ पर। तो ये पार्ट को लेते हैं अपन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति कि फूड का प्रोडक्शन कैसे हो। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नॉर्मल तरीके से जो अपन फसल का उत्पादन करते हैं उससे उस जनसंख्या के खाद्य पदार्थ की पूर्ति नहीं हो सकती। तो उसमें क्या अपन कार्य नीति अपना सकते हैं, उसके संदर्भ में देखो कई तरीके हैं। एक तरीका दे रखा है जिसमें पशुपालन। देखो इसमें 4 चीजें महत्वपूर्ण है इस पार्ट में पढ़नी है। पशुपालन है, पादप प्रजनन है, एकल कोशिका प्रोटीन है और उत्तक संवर्धन। 4 चीजों से अपने को इस पार्ट को पूर्ण करना है। सबसे पहले पशुपालन। पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशु वृद्धि की एक कृषि नीति है। पशुपालन का संबंध किससे है? गाय है, सुअर है, घोड़ा है, भेड़ है, ऊंट है, इन सब का पालन करना। इसके साथ साथ मछली पालन, इसके साथ साथ अगर मोलस्का है, इसके साथ साथ अगर प्रॉन, क्रेब आदि का भी पालन पोषण करना, उनको पकड़ना, उनको बेचना, ये भी सब किस में आते हैं? आपके पशुपालन के अंदर ही आ गए। इसी प्रकार से जैसे मान लो मधुमक्खी है, रेशम कीट है, झींगा है, केकड़ा है, मछलियां हैं, पक्षी हैं, सुअर, भेड़, ऊंट आदि का प्रयोग भी अपन किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं? जैसे मान लो दूध के लिए, अंडे के लिए, मांस के लिए, ऊन के, रेशम, शहद आदि के लिए किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप नाम से ही पता चल जाएगा आपको। देखो विश्व की 70% से भी अधिक पशुधन कहाँ पर है? भारत और चीन में। तो विश्व का सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर है? प्रश्न पूछ लिया जाए भारत और चीन आ जाएगा उत्तर। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या पता पूछ ले, एक दे दे कि विश्व का सबसे अधिक पशुधन चीन और देश लगा दे कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है। फार्म उत्पादों का योगदान कितना है? 25% ही है, इतना होने के बावजूद भी। अब ये जो फार्म है, फार्म पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, डेयरी फार्म कैसे लगाएं, ऐसा मान लो। तो सबसे पहला है डेयरी फार्म प्रबंधन। अब आपको पता है कि अगर डेयरी लगानी है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सोच के देखो एक बार। अगर डेयरी प्रबंधन लगाते हैं तो डेयरी फार्म लगाते हैं तो सबसे पहले अच्छी पशुओं की अपने पास क्या हो? नस्ल हो। कैसी? अच्छी जो उस क्षेत्र की जलवायु की परिस्थिति के अनुकूल हो, उनमें रोगों के प्रति प्रतिरोधकता ज़्यादा हो, उनकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो। फिर वो ऐसा करके अपन ले आए अच्छी नस्ल, उस पशुओं की अच्छी अपन देखभाल कर सकें, ऐसे अपने पास में रहन सहन की जगह हो। उन पशुओं को अपन अच्छा क्या दे सकते हैं? भोजन दे सकते हैं। उस पशुओं को चारे की गुणवत्ता व मात्रा अच्छी हो। फिर वो दूध देते हैं, उनके लिए जो दुग्धीकरण की प्रक्रिया हो। फिर दूध उत्पादन का भंडारण की अपने पास क्षमता हो। भंडारण के बाद में साफ सफाई के साथ में उसको परिवहन किया जा सके। इन सभी कामों का कोई रिकॉर्ड रख सके, इनका निरीक्षण कर सके, और अगर पशु बीमार होते हैं तो क्या करे जा सकते हैं? उनकी चिकित्सा करी जा सकती है। ये नॉर्मल आप अपने हिसाब से इसको पढ़ना, एक एक पॉइंट वाइज परीक्षा में लिखा जा सकता है। मान लो 1.5 नंबर वाले प्रश्न में पूछे कि अगर आप एक अच्छे डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो किस किस प्रकार की आपको व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, अच्छे डेयरी फार्म के लिए प्रबंधन क्या क्या हो सकता है, ऐसा प्रश्न मान लो दे दे तो आपका उत्तर ऐसा हो जाएगा। कुक्कुट फार्म प्रबंधन है ना, कुक्कुट अगर मुर्गी फार्म प्रबंधन आप करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है। अब कुक्कुट फार्म प्रबंधन में क्या क्या आता है, जैसे बतख का प्रबंधन है या कुक्कुट का है या फिर टर्की, गीज, इनको शामिल इसमें किया जाता है। इसका प्रबंधन इसलिए किया जाता है कि या तो फिर मुर्गियों को खाने के लिए काम में लेते हैं सीधा सीधा, या फिर उनसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं। अब इसके लिए भी वही बातें जो पहले वाले डेयरी वाले में, कोई अंतर नहीं है, केवल दूध से संबंधित कोई बात नहीं आएगी। डेयरी उद्योग की बातें, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए क्या करना पड़ेगा? उपयुक्त नस्लों का चुनाव करो, सही व सुरक्षित फार्म की परिस्थिति हो, वहाँ पर उनके लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था हो, देखभाल बढ़िया हो, वातानुकूलित उनके पास में स्थान हो रहने के लिए, जो अंडे देते हैं उनकी गुणवत्ता की जाँच हो, वो समय पर और जितनी आवश्यकता उसके अनुसार अंडे दिए जाने चाहिए, उनका भोजन का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके जो आसपास की सफाई है उसका ध्यान रखना चाहिए, और फिर जो अंडे देते हैं उनका पर्टिकुलर रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसको व्यवस्थित तरीके से रख के व्यवसायीकरण के लिए भेजा जाना चाहिए। और बीमार हो जाते हैं
अगर कोई मुर्गी, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि देखो एक नाम भी रोग फैला था, बर्ड फ्लू वायरस। तो बर्ड फ्लू किससे फैलता है? एक तो पक्षियों से, याद रखना। और बर्ड फ्लू कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। अब देखो एक लाइन में यही प्रश्न बना लिया, अगला अपन छोड़ देते हैं यार, बर्ड फ्लू कैसा था, पक्षी जनित है या फिर जीवाणु जनित है? तो बर्ड फ्लू वायरस जनित, बर्ड फ्लू वायरस के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में याद रखना। अब पशुओं में प्रजनन भी करवाया जाए, अगर आपको अच्छा पशुपालन करना है तो इनमें क्या किया जा सकता है? अपन जिन जिन पशुओं को अच्छा समझते हैं उन वांछित नस्लों के अंदर क्या किया जाए? प्रजनन कराकर अपन गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं। ये एक नस्ल के कहलाते हैं। समान दिखावट, आकृति, आकार, स्वरूपण आदि में समान हो तो उनको क्या कहते हैं? एक नस्ल के। अब देखो यहां पर बढ़िया प्रश्न बनते हैं 1.5 नंबर वाले। पहला याद रखना आपको, अंतः प्रजनन किसे कहते हैं। दूसरा याद रखना, बही प्रजनन किसे कहते हैं। 1 नंबर वाले में मान लो रिक्त स्थान में दे दें, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह डेस डे डेस कहलाता है। आपका उत्तर हो जाएगा अंतः प्रजनन। और भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बही प्रजनन बोलते हैं। अब अंतः प्रजनन, एक ही नस्ल के अधिकतम निकटतम व्यक्ति है, व्यक्ति क्या होंगे यहाँ पर? पशु होंगे, तो उनके बीच में क्या करवाया जाएगा? 4 से 6 पीढ़ी तक संगम होता है। इसमें वो पशुओं में श्रेष्ठ मादार गाय अथवा भैंसे हो उनको रिप्रोडक्शन करवाते हैं। इससे क्या होता है? अंतः प्रजनन सुगमता को बढ़ावा मिलता है, समयुग्मता को। मतलब अंतः प्रजनन से समान प्रकार के जीव है ना वो बढ़ेंगे और शुद्ध वंश क्रम बढ़ेगा। लेकिन लगातार ऐसा करवाने से अगर यही सततता बनी रहती है तो जनन क्षमता व यहाँ तक कि उत्पादकता घट भी जाती है, क्योंकि एक प्रकार के जीवों में नस्ल से अगर रिप्रोडक्शन होता रहा तो जो उत्पादकता वो घट जाती है, उसको बोलते हैं अंतः प्रजनन अवसाधन। 1 नंबर वाले में पूछ लिया जा सकता है, 1.5 नंबर वाले प्रश्न में अंतः प्रजनन किसे कहते हैं, अंतः प्रजनन अवसाधन को समझाइए। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। अब बही प्रजनन मतलब बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन बही प्रजनन कहलाता है। एक ही नस्ल के परंतु सामान्य पूर्वज इनके नहीं होने चाहिए। भिन्न भिन्न नस्ल पर भिन्न भिन्न प्रजातियों की व्यष्टियां भाग लेती हैं। बहिसंकरण, एक ही नस्ल के हैं, बहिसंकरण कहलाती है, परंतु 4 से 6 पीढ़ियों तक इनका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। 4 से 6 पीढ़ियां नहीं मिलनी चाहिए तब करवाया जाता है, उसको बोलते हैं बहिसंकरण। बहिसंकरण करवाने से अंतः प्रजनन अवसाधन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। संकरण का मतलब कि अब यहाँ पर बात पीढ़ी की, 4-6 पीढ़ियों की एक नस्ल का ध्यान नहीं रखना है। संकरण का मतलब है श्रेष्ठ नर है और श्रेष्ठ क्या है? मादा है। मतलब अगर गाय और आपके बैल के बीच में करवाया जा रहा है, सांड के बीच में करवाया जाए, तो श्रेष्ठ जो सांड है, चाहे वो आपके इलाके का हो और हो सकता है 1000 किलोमीटर दूर की श्रेष्ठ गाय हो, तो श्रेष्ठ गाय और श्रेष्ठ सांड के बीच में जो जनन करवाया जाए उसको क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिस्सरडेल भेड़ किसका उदाहरण है? ये संकरण का उदाहरण है। 1 नंबर बात, हिस्सरडेल क्या है? भेड़ बता सकते हो। हिस्सरडेल में किसका प्रजनन करवाया गया? ये याद रखना है। पंजाब में बीकानेरी एविज भेड़ है और मेरिनो रेम्स है ना, ये तो मेल है और ये फीमेल है। ये भेड़ है और ये मेंढा है। इन दोनों के बीच में मतलब ये क्या है? मेल है और ये क्या है? फीमेल है। इनके बीच में संकरण करवाया गया और उससे नई प्रजाति प्राप्त की गई। उसका नाम क्या रखा गया? हिस्सरडेल। तो यहाँ पर 2-3 तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, याद रखना। अंतः विशिष्ट संकरण, विभिन्न जातियों के नर व मादा के मध्य अंतः विशिष्ट संकरण में एक ही बात याद रखना कि ईश्वर ने बनाई जोड़ी, एक यहाँ पर गधा है, एक यहाँ पर है घोड़ी। तो गधे और घोड़ी के संगम से जो जीव पैदा हुआ, खच्चर पैदा हुआ। अब ये खच्चर इस प्रकार के संकरण से पैदा हुआ है कि इससे आगे और नहीं चल सकती इसकी संतति। खच्चर की कभी औलाद नहीं होती, तो खच्चर अकेला ही रहता है। तो इस प्रकार का संकरण कहलाता है अंतः विशिष्ट संकरण, याद रखना। उसके बाद में कई बार जो नई प्रजाति प्राप्त करने के लिए, अच्छी प्रजाति प्राप्त करने के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन भी करवाया जाता है, जिसमें अच्छे नर का चयन किया जाता है जनक के रूप में, उसका वीर्य एकत्रित कर लेते हैं और मादा के जनन पथ में क्या कर लिया जाता है? अंतःक्षेपित कर लिया जाता है। 1.5 नंबर के प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ में कोई बनता है तो बनता है मोट, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। भ्रूण अंतरण की एक तकनीकी है मल्टीपल एम्ब्रियो
मल्टीपल ओव्यूलेशन, ठीक है, बहु आपके ओव्यूलेशन करवाया जाएगा और एम्ब्रियो का ट्रांसफर करवाया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे अंडोत्सर्ग करवा के भ्रूण का स्थानांतरण करना, बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण प्रक्रिया में आपको देखो 1 मिनट में बता देता हूं। इसमें जो अच्छी नस्ल की गाय है उसको क्या किया जाए, अच्छी नस्ल की गाय को FSH हार्मोन दिया जाए। सामान्यतः जो चक्कर चलता है उसके दौरान 1 अंडा बनता है, FSH हार्मोन दिया जाए तो इससे क्या करवाए जाए, 5 से 6 अंडे निकाले गए 1 महीने में, 1 2 3 4 5 और 6 अंडे दे दिए मान लो इस गाय ने, ठीक है। अब उन 6 अंडों को क्या कर लिया, कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा 6 अलग अलग मादाओं में भेज दिया। सब अंडे निकाल के 6 अलग अलग मादाओं में अपन क्या करवाएंगे, इसको मतलब प्रयोग करवाएंगे। तो इस मादा ने क्या किया, इस गाय ने FSH के हार्मोन के द्वारा क्या दिए, 6 अंडे दिए। अब 6 अंडे, इनको सबसे पहले बाहर ही क्या करते हैं, इन 6 अंडों को जो अच्छे से सांड का वीर्य लेकर उनको अलग अलग तरीके से पात्र निषेचन के द्वारा क्या करते हैं, इनमें आपके निषेचन की क्रिया करवा ली और इनसे जायगोट बना लिया। और जायगोट से आपकी कौन सी कितनी कोशिकाएं आ गई, 8 से 32 कोशिकाएं आ गई। अब उन 8 से 32 कोशिकाओं मतलब 6 अपने पास में जायगोट आ गए 32 कोशिकाओं सहित, 32 कोशिका युक्त हर एक जायगोट के पास में। अब एक आपके ये ब्लास्टोला जैसी स्टेज आ गई, उसको फिर 6 अलग अलग मादाओं में स्थानांतरित कर दिया। तो फिर ये 6 मादाएं क्या होंगी आपके 9 महीने बाद में, 10 महीने बाद में, 10 महीने बाद में देखो कि 6 बच्चे बढ़िया तैयार हो जाएंगे। अब वो जो मादा पहले वाली थी उसको अगले महीने फिर वो इंजेक्शन दिया गया, तो फिर अगले महीने क्या हो जाएंगे, 6 निकल जाएंगे। और ये इसका मतलब हर 10वें महीने बाद में तो हर महीने कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, 6 बच्चे पैदा हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मोट, आपने पढ़ी होगी, खैर इसको पढ़ लेना। मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है आपको पता है, शहद के लिए किया जाता है, लेकिन शहद के साथ साथ में इससे क्या प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है। मोम का क्या है, कांतिवर्धक वस्तुएं। कांतिवर्धक का मतलब चेहरे के चमक लाने के लिए, पॉलिश वाले उद्योग, इनमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी की जो महत्वपूर्ण प्रजाति है उसका नाम है एपिस इंडिका, भारत में मुख्यतः ये काम करती है। ज़्यादातर मधुमक्खी पालन पूछ लिया जाए प्रश्न घुमा फिरा के कि मधुमक्खी पालन है वो फलों के बगीचों या लहलाती फसलों के बीच में क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि परागकण की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, परागण की प्रक्रिया से आपके फसल का भी फायदा होगा और मधुमक्खी पालन भी बढ़िया होगा। मधुमक्खी पालन के लिए क्या क्या चीज़ें रखी जा सकती हैं, ध्यान में याद रखना आपको। प्रकृति व स्वभाव कैसा हो, मधुमक्खी छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन है, मधुमक्खियों का समूह है को पकड़ना, उन्हें छत्ते में रखना, ये तरीका आना चाहिए। विभिन्न मौसमों में क्या करना चाहिए, छत्तों का प्रबंधन, शहद और मोम का रखरखाव कैसे कर सकते हैं, और ये सब प्रक्रिया भी आपको ध्यान रखनी है। मत्स्य पालन में बढ़िया क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का, अति लघुतरात्मक प्रश्न यहाँ से दे सकता है अगला, क्या कि कोई 2 अलवणीय जल की मछलियों के नाम बताइए जो अलवण जल में रहती हैं और खाई जाती हैं। कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ये अलवणीय जल की खाने योग्य मछलियां हैं। मछली पालन किसे कहते हैं ये भी याद रखना है यहाँ पर। और समुद्री जल की खाने योग्य मछलियां हैं हिल्सा, सरडाइन, मैकेरल, पोम्फ्रेट। लिख के ले लेना इसको, है ना, अच्छी तरह से लिख के 1-2 बार याद करना, नाम मत भूल जाना। जो मछली उत्पादन में या मत्स्य उत्पादन में जो आजकल बढ़ोतरी हुई है उसका संबंध किस क्रांति से है, नीली क्रांति। और आपके फसलों के अंदर खाद्य उत्पादनों में जो वृद्धि हुई है उसको बोलते हैं हरित क्रांति बोलते हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं भारत के अंदर, और बोरलोग हैं आपके विदेश में, या मतलब वर्ल्ड के अंदर पूरे। पादप प्रजनन की प्रक्रिया है। अब पादपों में प्रजनन कैसे करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर 1-2 लाइनें हैं, पढ़ लेना, इनमें कोई विशेष नहीं है। अब प्रजनन के लिए क्या क्या मुख्य पद होते हैं, सबसे पहले परिवर्तनशीलता का संग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को इकट्ठा किया जाता है। करने के बाद में जो मूल्यांकन जनक है ना उनका मूल्यांकन किया जाता है, चयन किया जाता है कि सभी जनकों के बीच में तो हो नहीं सकता ना, तो वो मूल्यांकन करते हैं। जर्मप्लाज क्या होता है याद रखना यहाँ पर। उसके बाद में चयनित जनकों के बीच में क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, अच्छे अच्छे जनकों के बीच में संकरण करवाते हैं। इससे जो श्रेष्ठ पुनर्योगज का निर्माण हुआ उसका चयन करते हैं, उसका फिर परीक्षण करते हैं, और जो नए कंसणों है ना
का क्या करते हैं, परीक्षण करके निर्मुक्त होते हैं और उसका फिर व्यापारीकरण करते हैं। मतलब नई जो स्पीसीज पैदा हुई है उसका परीक्षण करके उसको फिर निर्मुक्त करके काम में लेते हुए और उसको फिर व्यापार की दृष्टि से बेचा जाता है। ये 6 पदों को आप अंदर कुछ भी मैटर लिखो वो बाद की बात है, लेकिन कम से कम इन 6 पदों के नाम आपको क्रम से याद हों। परीक्षा में केवल यही पूछ लिया जाता है एक बार कि पादप प्रजनन के लिए जो श्रेष्ठ जो प्रक्रिया है वो किन पदों के तहत होती है, तो ये पद याद रखना। हाँ, जीडीपी 33%, समष्टि की लगभग 62%, ये पुराने डाटा है वैसे तो। 1960 के मध्य में, देखो यहाँ बढ़िया प्रश्न बनेगा, 1960 के मध्य में गेहूं और धान में अत्यधिक वृद्धि हुई, इसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। देखो गेहूं धान में क्या किया, 1960 से 2000 में क्या 11 से 75 मिलियन टन हो गया, और धान का उत्पादन 35 से लगभग 90 मिलियन टन। ये डाटा पुराने हैं, कोई पूछेगा नहीं, फिर भी याद रखने हैं आपको, क्योंकि उस समय के हैं, 1960 से 2000 के हैं, ये वर्तमान के नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया बनता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। मेक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, है ना, में क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत नॉर्मन ई बोरलॉग ने गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किया। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया, यहाँ पर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। किस सेंटर में किया वो याद रखना है। और उसने क्या निकाली थी, 2 प्रजातियां, एक सोनालिका और एक कल्याण सोना, है ना। भारत के गेहूं के क्षेत्र में श्रेष्ठ किस्म का निर्माण किया था इसने। अर्धवामन धान किस्मों, अब धान की किस्म के अंदर IR8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट है, उनका निर्माण किया गया। और 1966 में इनका प्रयोग में लाया गया। बाद में अच्छा उत्पादन देने के लिए अर्धवामन किस्में जया और रत्ना का भी भारत में क्या किया गया, विकास किया गया। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पर ये है किसकी, गेहूं की दोनों, और ये क्या है, धान की है। और इनका प्रयोग किया। बाद में भारत में किसको विकसित किया गया, अर्धवामन किस्में कौन सी हैं, वो हैं आपके जया और रत्ना। याद रखना, ही हर तरह से घुमा फिरा के प्रश्न आएगा। ये प्रश्न एक बार आया भी अभी है कि गन्ने की 2 प्रजातियां हैं, सेकेरम बारबरी, जो उत्तरी भारत में पैदा किया जाता था, परंतु इसमें शर्करा अंश व उत्पादन क्षमता क्या कम है। ये दक्षिण भारत में पैदा किया जाने वाला उष्णकटिबंधीय गन्ना कौन सा, सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो सेकेरम बारबरी और सेकेरम ऑफिसिनेरम को दोनों को क्रॉस करके जब पैदा करवाया, तो जो पैदा हुआ ना संकरण से, जो जीव पैदा हुआ, जो गन्ना पैदा हुआ, उस गन्ने को फिर दोनों स्थानों पर लगाया जा सकता है और इससे उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसको पढ़ना यहाँ से। जवार की किस्मों का याद रखना। अब रोग प्रतिरोधकता के लिए क्या करवाते हैं, पादप प्रजनन की प्रक्रिया करवाते हैं। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बढ़िया बनेगा। एक कवक जनित रोग का, गेहूं का भुट्टा रोग, गन्ने का रेड रोट तथा आलू पछेती अंगमारी जीवाणु जनित रोग, क्रूसीफर का ब्लैक रोट, क्रूसीफर से पूछेंगे यहाँ पर। और विषाणु द्वारा उत्पन्न तंबाकू मोजेक और सलजम मोजेक, तो ये दोनों विषाणु हैं। इसमें क्रूसीफर का नाम याद रखना, ये जीवाणु है, दोनों 2 वाले, और एक यहाँ पर कवक जनित रोग हैं। इनको सबको अलग अलग लिख लेना, सेंटेंस में थोड़ा सा अलग बता रखा है इसलिए। ये चार्ट याद करना है, ट्रिक से याद करवाया था मैंने आपको कि गेहूँ के अंदर क्या है, गेहूँ की किस्म का नाम हिमगिरी, सरसों का स्वर्णिम, फूल गोभी का पूसा सुब्रा स्नोबॉल, लोबिया का पूसा कोमल, और मिर्च का सदाबहार। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये किसके प्रतिरोधक हैं, ये भी आपको याद करवाया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना। चार्ट याद करना ही, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से पूछा जा सकता है अगला क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन प्रजनन किसे कहा जा सकता है। ये मूंग के अंदर जो 2 वायरस जनित रोग हैं उनको याद रखना, पित्त मोजेक वायरस और चूर्णी लासिता। अब भिंडी है में पित्त मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता किस्म इसकी जंगली प्रजाति से प्राप्त किया गया है। एक ये वाली चीज़ें याद रखना, किसके अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं। मक्का में एस्पार्टिक एसिड, लघु नाइट्रोजन और शर्करा अंश मक्का के तना वेदक के प्रति प्रतिरोधकता क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। ये वाली बात याद रखना। ब्रेसिका की स्पीसीज है पूसा गौरव, फ्लैट बीन की है 2 पूसा से पूसा ही है सारी की सारी, यहाँ पर 2 3 4 हो जाएगा। ये गौरव है, ये स्वामी है, तो यहाँ पर भिंडी, ये बीन और ये मस्टर्ड, ये किस जो जीव है उसके प्रति प्रतिरोधी क्षमता रखते हैं। उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्नत खाद्य गुणवत्ता का मतलब प्रोटीन अंश गुणवत्ता बढ़िया हो, तेल अंश गुणवत्ता, विटामिन अंश, ये सब चीज़ें हो। और इसके लिए कई प्रकार की प्रजातियां विकसित की गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाजर, पालक और कद्दू में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में तैयार किया गया। करेला, बथुआ, सरसों, टमाटर में विटामिन सी
पालक तथा बथुआ जिसमें आयरन तथा कैल्शियम, मतलब पालक के अंदर आयरन और बथुआ में कैल्शियम। और ब्रांड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन मटर के अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इनसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अगला प्रश्न दे सकता है। एकल कोशिका प्रोटीन किसे कहते हैं, परिभाषा याद रखना। कौन से सवाल को ज़्यादातर काम में लिया जाता है, इसके अंदर स्पाइरुलिना को काम में लिया जाता है। कैसे करते हैं ये प्रक्रिया दे रखी है। स्पाइरुलिना को काम क्यों लिया जाता है, इसके अंदर प्रोटीन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, विटामिन की मात्रा प्रचुर होती है। जीवाणु कुछ प्रजातियां जैसे मान लो मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, इसकी वृद्धि तथा बायोमास उत्पादन की उच्च दर से संभावित 25 टन तक प्रोटीन क्या करते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। ये वाली बात याद रखना। उत्तक संवर्धन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, अगला आपको छोटी छोटी बातें पूछा जा सकता है। क्या है उत्तक संवर्धन, किसे कहते हैं। एक जो संपूर्ण जो पूर्ण पादप है ना, जो प्लांट के छोटे से भाग से तैयार किया जा सकता है। तो एक प्लांट के छोटे से भाग से संपूर्ण पादप का निर्माण करना, वो छोटा सा पादप कहलाता है कृंतोतक या एक्स प्लांट कहलाता है। उस एक्स प्लांट के अंदर पूरा पादप बनाने की क्षमता है, इसलिए उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी, पूर्ण सख्तता। ये एक परिभाषाएं हैं। अब छोटी चीज से बड़ा पादप बन गया, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है इसको। सेम प्रजाति बनती हैं, इसलिए उन सबको सोमा क्लोन भी कहते हैं। और अगर मान लो कोई कहे आपसे, प्रश्न पूछे कि आपके पास में एक रोग ग्रसित पादप है, विषाणु ग्रसित पादप है, और आप चाहते हैं कि उसकी वंश में उसकी संतति रोग ग्रसित नहीं हो, तो पादप का कौन सा भाग लेंगे आप उत्तक संवर्धन में, तो अपन लेंगे क्या, उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका विवेज्योतक उत्तक लेंगे, क्योंकि विवेज्योतक उत्तक लगभग स्वस्थ ही होता है, उस तक रोग पहुंचता नहीं है, और जब तक पहुंचता है वो स्थायी उत्तक बन जाता है, विवेज्योतक फिर आगे चला जाता है। इस प्रकार से एक कायिक संकर की बात आती है कि दो पादप हैं, उनके प्रोटोप्लास्ट को युग्मित करके संकर प्रोटोप्लास्ट से चीजें तैयार की जाती है, इसको कायिक संकरण कहा जाता है। जैसे टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से संयुग्मित होकर किसका निर्माण करता है, पोमेटो का। तो पोटेटो प्लस टोमेटो बराबर पोमेटो एक कायिक संकरण के द्वारा उत्पन्न पादप की प्रजाति है। तो ये सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पर आपका एक नंबर का रिक्त स्थान वाला प्रश्न आ सकता है और दो बढ़िया 1.5 नंबर वाले बनते हैं। धन्यवाद।